हेलो एवरीवन। आज जो उपाय की हिस्ट्री की तीसरी क्लास है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने इससे पहले मुगल्स का डिक्लाइन पढ़ लिया है और मराठास का राइज एंड डिक्लाइन दोनों चीज़ पढ़ लिए हैं, किस तरह से वो बढ़े और उसके बाद में किस तरह से उनका डिक्लाइन स्टार्ट हुआ। तो आज तीसरी जो बड़ी पावर है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है मैसूर। ठीक है। तो मैसूर के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए, मैं थोड़ा सा आपको फिर से ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा, कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो एक तरह से क्या बन के आए थे वो लोग, कि भाई हम लोग यहाँ पे छोटे मोटा बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा इतना ही इच्छा है। पर जैसे जैसे यहाँ की वेल्थ, यहाँ की देखा कि यहाँ पे कितना धन धान्य देश है ये, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पर कब्जा किया जाए। तो कब्जा करने के बीच में उसके सामने 5 बड़ी ताकतें थी उस टाइम पे। पहला कौन से थे? मुगल्स। सेकंड थे मराठास। थर्ड थे मैसूर का किंगडम, मैसूर का एम्पायर या किंगडम या मैसूर के राजा। फोर्थ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। और पांचवें नवाब। ठीक है, नवाब जो बंगाल के और यहाँ के लखनऊ के नवाब थे वो थे। तो उन्होंने देखो कैसे एक एक करके सबको रास्ते से हटाया, और उसके बाद में किस तरह से उन्होंने अपना साम्राज्य भारत में स्थापित किया और भारत को अपनी एक कॉलोनी बना लिया। कॉलोनी मतलब कि एक तरह से राज करने लग गए, बाहर से आए हुए लोग राज करने लग गए। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले दो तो पढ़ चुके, कि किस तरह से मुगलों का तो खुद ही काफ़ी पतन हो गया था, उसमें ब्रिटिशर्स का ज़्यादा रोल नहीं था। बट हालांकि उन्होंने खुद का ही पतन अपने हिसाब से स्टार्ट हो गया था, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। क्योंकि औरंगजेब के बाद में कोई अच्छा शासक था नहीं जो काफ़ी ताकतवर हुआ। तो इसके इसके चक्कर में क्या हुआ कि जब औरंगजेब के बाद में कोई अच्छा शासक नहीं आया, तो क्या हुआ कि जो उसके पूरे पहले तो मराठाओं का सॉरी मुगलों का पूरा भारत पे राज था। पर क्या हुआ, जैसे औरंगजेब मरा तो ये छोटे छोटे एम्पायर जो इनके सेनापति वगैरह, या बोलते हैं हम लोग वायस रॉय बोल सकते हैं, या जो भी राजा थे छोटे छोटे जो उस इलाके के थे, पहले तो वो मुगलों के अंडर ही आते थे। पर जो जिनको कमान, देखो औरंगजेब खुद तो राज नहीं कर सकता, तो उसने अपने सेनापति वगैरह बैठा रखे। सपोज कि हैदराबाद में बैठा रखा था जैसे। तो जैसे ही वो औरंगजेब की डेथ हुई हैदराबाद के, उसने सोचा कि सेनापति ने सोचा कि क्यों ना, अब तो ये बहुत कमज़ोर हो गए मुग़ल, हम अपना एक नया राज्य मैं खुद का बनाऊंगा इंडिपेंडेंट। तो उसने अपना एक नया एरिया बना दिया कवर करके, और इसको निज़ाम ऑफ हैदराबाद बोलने लग गए। इसी तरह से अवध के नवाबों ने अपना अलग बना दिया। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो उनके पहले जो मुग़लों के अंडर ही आते थे, उन्होंने जब मुग़ल कमज़ोर हुए तो उन्होंने अपना अपना अलग अलग राज्य बना लिया। ठीक है। और अपने ये मराठास ने भी, इनका छोटा राज्य था, इन्होंने अपना एक्सपेंड करके लगभग आधे भारत में इन्होंने अपना राज्य कर लिया। ठीक है। तो मुगलों का तो पतन अपने आप हो गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मराठा का राइज हुआ, किस तरह से शिवाजी ने अपना राइज किया, और उसके बाद में शिवाजी ने उसके बाद में पेशवा सिस्टम आया, और पेशवाओं ने किस तरह से आधे भारत पे पूरा अपना वर्चस्व बनाया, और किस तरह से फिर अंग्रेज़ों और मराठाओं के बीच में 3 वार हुई, 3 लड़ाइयाँ हुई, और 3 लड़ाइयों के बाद में मराठाओं का राज्य भी ख़त्म हो गया और अंग्रेज़ों ने मराठाओं के राज्य पे कब्जा कर लिया। तो ये पूरा मराठाओं का राज्य भी उनके कब्जे में आ गया। अब उसके अलावा कौन दो बड़ी ताकतें थी इनके सामने, आप देखेंगे तो एक तो हैदराबाद था। ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद जिसको बोलते हैं, और एक मैसूर था साउथ में। ठीक है, दो हम पढ़ चुके हैं, दो ये बड़ी ताकतें साउथ में। आपको मैप तो अब समझ में आने लग गया होगा, ये साउथ का मैप है। ठीक है। तो इस मैप को एक बार ज़रा ध्यान से देखिए। ये मैसूर है, ये उसके ऊपर हैदराबाद राज्य है। ठीक है, ये नीचे तरवनकोर है एक राज्य। इसको ब्रिटिशर्स का सपोर्ट था। ठीक है, ब्रिटिशर्स की ये बात मानता था यहाँ का राजा, कि ठीक है जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। ठीक है। उसके अलावा ब्रिटिशर्स ने ये राज्य भी अपने पास में कब्जे कर लिए थे। नॉर्दर्न सरकार्स बोलते थे इनको, नॉर्दर्न सरकार्स। और ये मद्रास वाला इलाका ये भी अंग्रेज़ों के पास में था। देखेंगे आप ब्रिटिश डोमिनियन के ये दोनों जगह थे, नॉर्दर्न सरकार्स और ये मद्रास वाला इलाका। और ये तरवनकोर किसके पास था? ये किसके पास था? ये उसके ही ब्रिटिश, जो ब्रिटिश अंग्रेज थे उन्हीं के किसी सहयोगी राजा का था। ठीक है। ये माहे था, ये फ्रेंच था। मैंने पहले भी बताया, मैं और डिटेल में बाद में बताऊंगा, कि भारत में सिर्फ अंग्रेज नहीं आए थे, उसके साथ डच आए थे, फ्रेंच आए थे। ठीक है, पोर्चुगीज़ आए थे, अंग्रेज आए थे, तो ये सब आए थे। तो इनमें मतलब जैसे ब्रिटिशर्स ने इधर अपना कब्जा कर लिया,
यहाँ पे फ्रेंच ने अपना काम करने लग गए, ठीक है। और इस तरह से अलग अलग जगह पे हैं। तो आप इस मैप से आप काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस मैप को देखिए आप। ये साउथ का मैप है, जो अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से क्लासेस ले रहा है, ज्योग्राफी की क्लासेस से स्टार्ट कर रखा है, उसको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कैसे कैसे चीज़ें मैप है। अदरवाइज़ आप एक क्लास में आते हो, दूसरी क्लास स्किप करते हो, तो भाई थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर आप कभी स्किप भी हो जाती है क्लास, तो पहले सिर्फ नोट्स नहीं पढ़ के आओ, क्योंकि मैं नोट्स में तो जितना देता हूँ उससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो आपको पहले अपने टोटल मिला के एक बार वीडियो ज़रूर देख के आना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई नोट्स पढ़ लिए सर, उसमें पढ़ लिया, 2-3 लड़ाइयाँ थी, ऐसा मत करना। नहीं तो आपको कोई मतलब फील ही नहीं आएगी। ऐसे तो बुक्स में सारे नोट्स हैं, आप लोग याद कर लो, बहुत सारे नोट्स हैं बुक्स में, सब कुछ है ये बुक्स में। तो इसलिए थोड़ा वीडियो ज़रूर देख के आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं। इस मैप को देखिए। इस मैप को देखने से आपको क्या लगता है? साउथ का मैप 3 बड़े राजाओं में, किंगडम में बटा हुआ है। एक पेशवा, ठीक है, जो मराठास थे। एक निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद बोलते हैं। तो एक मैसूर का किंगडम, ये वाला मैसूर का है, दिख रहा है ना आपको। तीनों राजा अपनी अपनी टेरिटरी, अपनी अपनी सीमा को बढ़ाना चाहते थे। सिंपल सी बात है। पेशवा इन पे अटैक करते थे, मैसूर पे, क्योंकि मैसूर बहुत धन धान्य वाला था। हैदराबाद वाले इलाके में भी अटैक करते थे, ठीक है। मैसूर का राजा, वो भी अपना राज्य बढ़ाना चाहता था, वो इधर भी अटैक करता था। वो इधर से ज़्यादा इस साइड में अटैक ज़्यादा करता था, और नीचे तरवनकोर साइड में भी अटैक करता था। तरवनकोर मतलब अपना ये केरला वाला इलाका, ठीक है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद काफ़ी रिच राज्य था, मतलब बहुत ही धन धान्य वाला राज्य था। इस पे सब लोगों की निगाह रहती थी। मैसूर वाला भी इस पर अटैक करता रहता था, और ये पेशवा भी इधर अटैक करता रहता था। तो ये क्या हुआ कि निज़ाम पे सबकी नज़र रहती थी। तो पहले मैं निज़ाम को पढ़ा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में। निज़ाम के बारे में क्या है? 2 राज्य, 2 पहले हो गए, मुगल्स हो गए, पेशवा हो गए, सॉरी मराठास हो गए। अब निज़ाम की बारी। निज़ाम क्या थे कि आपको मैं नीचे नोट्स इसके बारे में लिख दिया हूँ, छोटे से ही नोट्स हैं। ये वॉयस रॉय थे मुगल एम्पायर के, डेक्कन एरिया में, ठीक है। तो डेक्कन एरिया आपको पता ही है। वापस से थोड़ा ऊपर चल लेते हैं, इसी मैप में दिखा देते हैं। ये पूरा कौन सा एरिया कहलाता है भाई? ये ट्रायंगुलर शेप कौन सी कहलाती है? ये डेक्कन एरिया है। इस डेक्कन एरिया में यहाँ इनके वायसरॉय थे। वायसरॉय को इस तरह से समझिए कि औरंगजेब तो दिल्ली में बैठता था, तो अपने मतलब सेनापति इधर उधर वो बना के रखता था कि यहाँ का राज मतलब उनके थ्रू कर सके, ठीक है। तो जैसे अभी क्या है, प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठते हैं, और मुख्यमंत्री सारे अपने अपने राज्यों में, इसी तरह से। तो निज़ाम यहाँ का था। औरंगजेब के टाइम तक तो सब कुछ सही चल रहा था, मुग़लों के हिसाब से चल रहा था। पर औरंगजेब मरा, उसके बाद में आप लोगों ने पढ़ा ही है कि मुग़लों का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। जब डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, तो ये हैदराबाद का असफ जाही नाम का राजा था, या वायसरॉय था। वायसरॉय बोलते थे इसको, इंग्लिश में वायसरॉय बोलते हैं। तो जो सेनापति था, उसने सोचा कि यार ये तो ऊपर से अब कोई कंट्रोल है नहीं, मुग़ल तो ख़त्म हो गए, क्यों ना मैं अब राजा बन जाता हूँ यहाँ का, और मैं राजा बन के अपना पूरा किंगडम चलाऊँगा। तो ये भैया बन गए राजा, ठीक है। ये एरिया इन्होंने कब्जा कर लिया, ठीक है। काफ़ी रिच राज्य था, ठीक है, काफ़ी रिच स्टेट था ये, जो इसने कैप्चर कर रखा था। तो अब क्या हुआ देखो, अब बड़ी चीज़ है। इधर से पेशवा इधर से अटैक करते थे, नीचे से मैसूर वाले अटैक करते थे। क्योंकि ये थोड़ा रिच राज्य था, तो सबकी इस पर निगाह रहती थी। तो अब ये टेंशन में कि मैं कैसे बचाऊं अपने राज्य। तो इसने क्या किया, इनके साथ में संधि कर ली, अंग्रेज़ों के साथ में। अंग्रेज आ चुके थे तब तक। अंग्रेज़ों को बोला भाई हमको बचा लो यार, थोड़ा बहुत कैसे भी करके। अंग्रेज़ों ने बोला ऐसे तो हम बचाएंगे ही नहीं, कुछ संधि वंधि करनी पड़ेगी, कुछ हम लोगों को ट्रीटी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ट्रीटी कर ली कि ठीक है, आप हमको बचाओ। हैदराबाद वाले बोले हम आपकी कैसे भी करके सपोर्ट करेंगे। तो पहले तो उनसे ये वाला एरिया ले लिया, नॉर्दर्न सरकार से ये उनसे ले लिया। बोला ये दे दो हमको पहले तो, अंग्रेज़ों को। तो बोला ठीक है, इसके पास बहुत राज्य था, तो बोला तुम ले जाओ थोड़ा बहुत। फिर निज़ाम को इन्होंने बोला कि हम ये फिर अटैक कर रहे थे, तो फिर अंग्रेज़ों ने बोला कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, बशर्ते आप अपना राज्य हमारे अंडर ला दो, ठीक है।
मतलब क्या बोलते थे उसको, सब्सिडरी अलायंस बोलते थे इंग्लिश में, सब्सिडरी अधीनता कुछ हिंदी में उसका वर्ड है, अभी बाद में और पढ़ाऊंगा। तो हैदराबाद को बोला कि राजा तो तुम ही रहोगे, वहाँ के ना निज़ाम तो तुम ही रहोगे, पर आप हमारे अंडर रहोगे। जैसे मुगलों के अंडर आप पहले थे ही, उसी तरह अब आप हमारे अंडर रहोगे। आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा हमको, हर साल कुछ पैसा देना पड़ेगा, और हमारी सेना आपके एरिया में भी रहेगी, इधर रहेगी इधर रहेगी, सब जगह हम लोग अपनी सेना की टुकड़ियाँ रख देंगे, जिससे कोई आप पे अटैक होगा तो हम लोग उसको कंट्रोल कर लेंगे, और जो सेना रहेगी उसका खाने पीने उसकी तनख्वाह उनका आप ही दोगे। ठीक है। तो निज़ाम सोचा कि ठीक है, क्या दिक्कत है, मेरे पास तो बहुत पैसा, मैं दे दूंगा, और ठीक है, मैं पहले भी इतना आज़ाद तो था नहीं, मुगलों के अंडर था, तो अब को थोड़ा इनकी बात मान लेता हूँ। तो निज़ाम ने हाँ कर दी, ठीक है, कि ऐसा कर लेंगे। पर देखो निज़ाम ने क्या कर दिया, हाँ कर दिया, तो एक तरह से उसने अपनी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस तो खो दी ना। उसके ऊपर हमेशा कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम आपकी कैपिटल में हैदराबाद में एक हमारा बंदा भी बैठाएंगे बड़ी रैंक का, और आप उससे पूछ के ही सारे बड़े निर्णय लोगे। ठीक है। तो अब तो सारा कंट्रोल इनके हाथ में आ गया। अब ब्रिटिशर्स को इसमें क्या फ़ायदा, ब्रिटिशर्स ने अपनी आर्मी यहाँ यहाँ सब जगह लगा दी। अब वो आराम से, अगर ब्रिटिशर्स की आर्मी यहाँ होती तो वो मराठाओं पे कंट्रोल कर सकते थे क्या, नहीं। अब उन्होंने आर्मी मराठाओं के बॉर्डर्स पे लगा दी, मैसूर के बॉर्डर्स पे लगा दी, और पैसा भी नहीं देना पड़ रहा आर्मी को, वो कौन देगा, हैदराबाद। तो इनको अब क्या अंग्रेज़ों को फ़ायदा हो गया, बढ़िया है कि भाई इन पे सब पे कंट्रोल कर लेंगे, इनको बढ़ने नहीं देंगे, और ये सारा एरिया हमारे अंडर रहेगा, और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपनी आर्मी को आगे बढ़ाते रहेंगे। कभी युद्ध हुआ इन पर अटैक करके इन मराठाओं का भी ख़त्म कर देंगे, और मैसूर पे युद्ध करके भी ख़त्म कर देंगे। जितना पास में रहेंगे इनके बढ़िया रहेगा। तो ये गड़बड़ कर दी निज़ाम ने। ये जो सिस्टम किया निज़ाम ने, इसको बोलते हैं सब्सिडरी अलायंस। ठीक है। सब्सिडरी अलायंस मतलब आप इसके अंडर आ गए अंग्रेज़ों के इनडायरेक्टली, राजा आप ही रहोगे पर आप इनके अंडर आ गए। आपको अंग्रेज़ों का एक बंदा रखना पड़ेगा आपके आपके मतलब कोर्ट में, उसके अलावा आपको सेना रखनी पड़ेगी इन लोगों की, अंग्रेज़ों की अपने राज्य में, उसका पैसा वैसा भी आपको ही देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इन्होंने गड़बड़ कर दिया। और देखो और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये कहाँ पर है आप देखोगे, ये कहाँ पे, बिल्कुल लगभग बीच में है ना, डेक्कन के बिल्कुल बीच में। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ से इन्होंने पेशवाज पे इन पे कंट्रोल कर लिया, इधर से इन्होंने इस पे मैसूर पे कंट्रोल कर लिया। तो इसने एक तरह से ये बोला जा सकता है कि निज़ाम ने पूरी गद्दारी कर ली भारत के साथ में। और इस चक्कर में धीरे धीरे पहले तो इन्होंने निज़ाम को कंट्रोल में किया, फिर मराठाओं का राज्य को हड़प लिया, फिर बाद में मैसूर के राज्य को हड़प लिया, और इस तरह से रहा। ठीक है। तो आपको ये बात हमेशा बचपन से पढ़ते रहते हैं हम लोग कि ये राजा महाराजाओं के आपसी मतभेद और फूट की वजह से भारत अंग्रेज़ों के अधीन हुआ। तो आप लोगों को अब ये चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि ऐसी क्यों हो रही है। ठीक है। डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज चलाते थे कि बांटो और राज करो, वो आपको अब क्लियर होना चाहिए। क्योंकि क्या मुगल थे, मुगलों से ये मराठा लड़ते रहते थे, मराठाओं में अंदर खुद के भी लड़ाई चलती रहती थी। मराठा निज़ाम से लड़ते थे, निज़ाम मराठा से लड़ता था, मैसूर निज़ाम पे अटैक करना चाहता था, निज़ाम मैसूर पे कंट्रोल करना चाहता था। तो ये आपस में इतना लड़ते थे अंग्रेज़ों ने एक को अपने कब्जे में लेता था, अपने साइड करता था, और दूसरे पे अटैक कर देता था। फिर वो जिसको कब्जे में किया उसको भी अपने साइड में कर देता था। मराठाओं के साथ भी यही हुआ। मराठाओं के साथ में उन्होंने 3 युद्ध किए, और लास्ट में बाजीराव टू को बना दिया, और फिर बाजीराव को भी साइड कर दिया मराठा का तीसरा वार में, बोला तू भी भाग यहाँ से। तो ये उनका काम था, डिवाइड एंड रूल। ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई यहाँ पे। मराठाओं के बारे में अब ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, ये चीज़ निज़ाम का आपको समझ में आ गया। तीन तीन चीज़ें सेटल हो गई उनके हिसाब से, अंग्रेज़ों के हिसाब से। एक चीज़ कौन सी थी, मुग़ल, दूसरे मराठा, और तीसरे निज़ामों से कोई लड़ाई उड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो तो खुद ही डरपोक एक तरह से इंसान, वो तो उसके अंडर वैसे ही आ गया कि भाई ठीक है, ये पेशवा और ये मैसूर वाले हमको परेशान करते हैं, आप जो बोलोगे, शर्त बोलोगे, हम वो लागू करने के लिए रेडी हैं, बस आप हमको इनसे बचा लो। तो उन्होंने ये शर्तों से अपने अंडर ही ले लिया इसको, हैदराबाद को। ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब चौथा जो था राज्य वो था मैसूर, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मैसूर के 2 राजा बने, बहुत ही फेमस राजा, हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान।
ठीक है, ये दोनों राजा बने। पहले हैदर अली बना, उसके बाद में कौन बना, टीपू सुल्तान। और इस टाइम पे इन्होंने मैसूर को बहुत बढ़ाया। ठीक है, तो क्या था हैदर अली के बारे में थोड़ी सी बात बता देता हूँ मैं। हैदर अली क्या था, ये है हैदर अली भाई साहब। ठीक है, दिखने से लग रहा है खुकार। ठीक है, तो ये एरिया था मैसूर। ठीक है, ये पहले विजयनगर एम्पायर के अंदर आता था। ठीक है, विजयनगर। ठीक है, इतना डिटेल में मेडिवल इंडिया में कुछ पढ़ेंगे तो उस टाइम पे आएगा ये सब। तो वहाँ पे क्या हुआ, विजयनगर एम्पायर धीरे धीरे टूटा, तो वहाँ पे वड़ियार वड़ियार राज्य का स्टार्ट हुआ। मतलब उनके अंडर में वड़ियार राजा थे। तो एक तरह से ये बोल सकते हो कि मैसूर वड़ियार राजाओं के अंडर आता था पहले, वो वहीं से राज करते थे। ठीक है, मैसूर से वड़ियार। ठीक है, तो क्या हुआ, हैदर अली भाई साहब क्या थे, एक सिपाही थे पहले, फिर मिलिट्री कमांडर बन गए आर्मी में। किसके, जो यहाँ का राजा था मैसूर का। मैसूर का जो राजा था वड़ियार, पूरा नाम आप जानना चाहते हो तो कृष्णा राजा वड़ियार टू। ठीक है, इतना ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, पर जो वड़ियार थे उनके अंडर जो आर्मी थी उसमें एक सिपाही था जिसका नाम था हैदर अली। और बहुत खतरनाक सिपाही था, बहुत उसकी स्किल्स बहुत तगड़ी थी एक तरह से, कमांड। और धीरे धीरे करके वो क्या हुआ, उसी मिलिट्री में कमांडर बन गया। और एक दिन उसने क्या किया, वहाँ के राजा को हटाया और खुद वहाँ का राजा बन गया 1761 में। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हैदर अली यहाँ का राजा बन गया मैसूर का। कैपिटल बनाई उसने श्रीरंगापट्टनम, एक जगह है मैसूर के पास में, श्रीरंगापट्टनम, उसको कैपिटल बनाई। लिखा हुआ है सब कुछ आगे नोट्स में। ठीक है, तो अब ये राजा राज करने लगे ये, और फिर इसके बाद में इनका बेटा टीपू सुल्तान। ठीक है, तो इसके बारे में, हैदर अली के बारे में थोड़ी बातें बता देते हैं कि ये तो बहुत कुशल कमांडर था। ठीक है, बहुत अच्छा फाइटर था। उसके अलावा इसका दिमाग भी काफ़ी अच्छा चलता था। इसने अपनी पूरी आर्मी को यूरोपियन पावर्स की तरह अरेंज किया था, पूरा डिसिप्लिन में। पहले क्या होता था, ये जो हमारे जो मराठास थे और ये जो मुगल्स थे, तो इनकी आर्मी इतनी डिसिप्लिन नहीं थी, इतना वे में स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं लड़ाई लड़ती थी, थोड़ी सी ऐसे ही रहती थी। इस वजह से काफ़ी युद्धों में इनको नुकसान होता था। पर आप यूरोपियन आर्मी को देखो, वो पूरा डिसिप्लिन रहते हैं, उनका एक पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम भी आज भी फॉलो कर रहे हैं। आप देखोगे आर्मी का परेड होता है, बिल्कुल लाइनअप होके सब कुछ होता है। तो इसने देखा हैदर अली ने कि ये बाहर यूरोप की जैसे हम लोग भी आर्मी तैयार करेंगे, तो इसने किया। इसने नेवी भी इस्टेब्लिश की, जो कि मुगलों ने नहीं की थी, याद रखना। इसने नेवी भी इस्टेब्लिश की, क्योंकि देखो मैसूर कहाँ पर है, मैसूर का राज्य यहाँ पे समुद्र के किनारे। तो यहाँ पे इनको लगा कि बाहर से कोई अटैक वगैरह होगा, तो इससे बचने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नेवी इस्टेब्लिश करते हैं। और याद रखना, नेवी को महत्व किसने, मराठाओं ने भी दिया था महत्व। ठीक है, कल पढ़ा था उसके बारे में हम लोग। और इसकी एक बड़ी देन है मैसूर रॉकेट्स, मिसाइल भी बोलते हैं रॉकेट्स। ये भैया मैसूर रॉकेट चलाने लग गए थे युद्धों में। जैसे रॉकेट होता है ना, जैसे अपन दिवाली पे छोड़ते हैं, इसी तरह से आगे उस पर वो लगा के गोला बारूद, और ये युद्ध में यूज़ करता था। मैसूर रॉकेट के नाम से ये सेम फेमस हुआ। रॉकेट ही बाद में मिसाइल बनी, जो आजकल मिसाइल चल रहे हैं ना, बड़े बड़े युद्धों में काम आती है, उसी तरह से। तो हैदर अली बहुत पावरफुल था, वड़ियार को हटाया मैसूर में और खुद राजा बन गया। और जैसे राजा बना, क्योंकि अच्छा कुशल आर्मी मैन तो था ही, तो बोला भैया अब मैं अटैक करूँगा सब पर। ये अटैक करने लग गया हैदराबाद पे, इधर भी अटैक करने लग गया तरवनकोर की तरफ, और इधर भी अटैक करने लग गया, चारों तरफ अपने अटैक स्टार्ट कर दिए इसने। तो ये सारे राजाओं ने बोला कि अब क्या करें भाई, बचा लो हमको। तो ये चले गए अंग्रेज़ों की शरण में, और पहला एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट हो गया। 4 साल तक चला ये, 3 साल तक चला, 1767 से 1769 तक। तो जब ये अटैक कर रहा था सब पे, इधर भी अटैक करता था, इधर भी अटैक करता था, और इधर भी अटैक करता था। तो मैसूर के खिलाफ अटैक करने के लिए जो निज़ाम थे, और इधर मराठा थे पेशवा, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ में मिलके बोला कि इसको हराते हैं हम लोग। और इसको हराने के लिए ये तीनों एक साथ हो गए, ये और ब्रिटिशर्स तीनों एक साथ हो गए, और तीनों ने इसके खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए आ गए, हैदर अली के खिलाफ। और ये पहला
एंग्लो मैसूर वार हुआ पहला, इसमें कौन एक तरफ कौन था, हैदर अली वर्सेस किसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स, मराठा और निजाम, तीनों एक साथ आ गए थे। पर फिर भी हैदर अली ने इन तीनों को हरा दिया। ये सोचने की बात। युद्ध क्यों हुआ था मैंने पहले बता दिया। हैदर अली तो एक कुशल मिलिट्री मैन था, उसने सब अनेक्स करना मतलब कैप्चर करने लग गया वो साउथ के जो भी राज्य थे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो बाद में आएगी भी, इसके पास में कौन था, माहे। ये माहे किसके अंदर था, ये था फ्रेंच के अंदर। ठीक है, आपको पता है ना पुडुचेरी का या पौंडीचेरी के 3 पार्ट हैं, माहे, कराईकाल और पौंडीचेरी। ठीक है, माहे इस साइड में आता है। ठीक है, मैप का इशू है, मैं शायद उस टाइम पे बताया नहीं था आपको। तो ये माहे है। अब माहे पे फ्रेंच थे, तो ये फ्रेंच की बहुत हेल्प लेता था कि आप हमारी आर्मी को ट्रेन करो, आप यूरोपियन पावर हो, आपके पास में डिसिप्लिन है, आप हमको ट्रेन करो। जब ये इसकी हेल्प लेता था, तो आपको पहले बताया मैंने, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, दोनों कट्टर जानी दुश्मन थे। तो अगर ये इनकी हेल्प लेने जा रहा है तो ये ब्रिटिशर्स गुस्सा हो गए। इनको लगता था कि अगर ये फ्रेंच इनकी हेल्प करने लग गए तो हम अपना राज्य नहीं बढ़ा पाएंगे भारत में, तो ये इसलिए गुस्सा हो गए। तो देखो, ब्रिटिशर्स और मैसूर के वार के जो 2 मेन रीजन हर बार निकल के आएंगे वो ये रहेंगे, एक तो मैसूर अपना राज्य बढ़ाना चाहता था, दूसरा हमेशा मैसूर फ्रेंच के पास जाना चाहता था। फ्रेंच मतलब फ्रांस के जो लोग आए थे बाहर से। दो दो कारण, मेन कारण है, वो अपना एक्सपेंशन करना चाहता था, तो एक्सपेंशन करने से वो इधर उधर अटैक करता था, तो ब्रिटिशर्स के पास लोग पहुंच जाते थे। तो ब्रिटिशर्स उनके जो भी हेल्प तो क्या करते थे, अपने इंटरेस्ट के लिए हेल्प करते थे। और उसके साथ ये इनका क्लोज कनेक्शन था फ्रेंच के साथ। तो हमेशा ये 2 रिलेशन की वजह से ही इनके अंदर वार हुई। और कितनी लड़ाइयाँ हुई मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच में, 4। कितनी, 4। ठीक है, चारों के चारों पढ़ लेंगे हम थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, तो पहली वार हो गई कि मैसूर बढ़ाने, हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने इधर भी एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया, इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया। तो ये दोनों राजा इनके पास जाके और जाके बोले भैया अब अटैक करते हैं इस पर। और पहली वार हुई मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसको एंग्लो मैसूर वार बोलते हैं, 1769 से 67 से 1769। ठीक है, हैदर अली भाई साहब जीत गए। उसके बाद में एक ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ। ट्रीटी मतलब उसके बाद में जब भी युद्ध होगा उसके बाद में एक ट्रीटी होगी, जब तक कि वो फाइनल युद्ध ना हो। मतलब दोनों के पक्ष बैठेंगे कि बताओ अब क्या करना है भाई, युद्ध तो ख़त्म हो गया। तो इन्होंने माना कि भाई ठीक है, अब कुछ अंग्रेज़ों ने इसका हैदर अली का एम्पायर कैप्चर कर लिया था, कुछ एरिया, कुछ हैदर अली ने कैप्चर कर लिया था दूसरे स्टेट्स का, निज़ाम का, इनका। तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई जो एरिया हमने कैप्चर किया वो वापस से लौटा देंगे। और इम्पोर्टेंट चीज़, ब्रिटिशर्स बोले कि ये बोला मैसूर वाला राजा कि भाई आप इनके साथ में, दोनों के साथ मिलके आ गए, पेशवा और इसके निज़ाम के साथ में, पर ये पेशवा भी तो हमारे पे अटैक करता रहता है, तो आप तब तो आते नहीं है। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि ठीक है, इस बार तो हम उसके साथ आ गए, पर अगली बार अगर पेशवा ने अटैक कर दिया तो फिर हम आपके साथ आएंगे, मैसूर के साथ में। तो ये ट्रीटी ऑफ मद्रास में ये सारी चीज़ें यहाँ पे बैठ के ये लोग बात हो रही है कि पहले में तो ये दोनों इसके साथ, अंग्रेज़ों के साथ आ गए, युद्ध हुआ, ये जीत गया। अब अंग्रेज़ बोले, डिफेंसिव हो गए थोड़े अंग्रेज़ बोले ठीक है, अब हम आपके साथ हैं, मैसूर के साथ में, अगर मराठा आप पे अटैक करते हैं तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और हुआ भी ऐसा ही। अब देखो क्या होता है। और एक और तीसरी चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरकोट है एक, वो नवाब ऑफ अरकोट को मिल जाएगा। यहाँ पे एक अरकोट नाम की जगह है, वो वहाँ के नवाब को इसने, मैसूर वाले ने कैप्चर कर ली थी, तो वापस से दे देंगे। ठीक है, ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ठीक है, अब देखो क्या हुआ। वापस से रिवाइज थोड़ा सा करता हूँ कि पेशवा और निज़ाम चले गए अंग्रेज़ों के पास में, उन्होंने अटैक किया और तीनों हार गए, हैदर अली जीत गया। अब ब्रिटिशर्स सोचे कि यार अब क्या करें, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, हम तो उनके साथ अभी सपोर्ट करने के लिए आए थे, पर अगर आपके ऊपर पेशवा अटैक करता है कल को तो हम आपका सपोर्ट करेंगे। और हुआ क्या, पेशवा जी ने अटैक कर दिया कुछ 1-2 साल बाद में, उनसे कंट्रोल नहीं हुआ उनसे, और उन्होंने भी अटैक स्टार्ट कर दिया यहाँ से।
और पेशवा भी बहुत स्ट्रांग थे। हैदर अली बोला यार ये तो अटैक हो गया, और ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी। ब्रिटिशर्स क्या हुआ, आए या नहीं आए? नहीं आए सपोर्ट करने के, आए नहीं। तो इसने मैसूर के हैदर अली ने सोचा कि इनसे तो हमने मद्रास में ट्रीटी की थी कि वही सपोर्ट करेंगे, ये तो आए नहीं हमारे मेरे सपोर्ट करने, तो ये तो बहुत गलत गलत बंदे इनका सपोर्ट, मतलब तो इनके बीच में, मैसूर और ब्रिटिशर्स के बीच में फिर से ख़राब रिलेशन डेवलप हो, ठीक है। और इसी वजह से फिर से जो मैसूर के राजा थे हैदर अली, वो वापस से फ्रेंच के पास चले गए। बोला नहीं ये लोग भरोसेमंद नहीं है, तो मैं वापस से फ्रेंच के पास जाऊंगा। और जब फ्रेंच के पास गए तो ब्रिटिशर्स ने सोचा यार ये बहुत नाटक चल रहा है इनके, वापस से इधर चले गए और ब्रिटिशर्स ने अटैक कर दिया किस पे, माहे पे, ठीक है। और माहे को कैप्चर किया। अब मैसूर वाले का, हैदर अली का दिमाग खराब हो गया। बोले एक तो मेरी मदद नहीं करने आते, ऊपर से मेरे फ्रेंड है फ्रेंच, उनके ऊपर अटैक कर रहे हो। आप देखो, फिर युद्ध हो गया दोनों में। और इस बार इसने क्या किया मैसूर के राजा ने कि भाई पेशवा और निजाम, तुम भी यार बहुत परेशान हो, ये ब्रिटिशर्स है ना किसी की हेल्प नहीं करते, तुम मेरे साथ आ जाओ, हम तीनों करके लड़ाई करेंगे इसके खिलाफ, ठीक है। तो इन दोनों को देखो देखो, मराठा और इनकी, ये दोनों अब इसके सपोर्ट में आ गए मैसूर के, ठीक है। पहले किसके साथ में थे, अंग्रेजों के साथ पहले युद्ध में। सेकंड में किसके साथ आ गए, मैसूर के हैदर अली के साथ। तो दूसरे युद्ध में कौन कौन साथ में लड़े, पेशवा, निजाम और मैसूर वाले साथ में लड़े, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी देखो कितना, मतलब ये सब अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे और कुछ नहीं, जनता की ज़्यादा किसी को परवाह थी नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस चीज़ में क्या हुआ, फिर से युद्ध हुआ और फिर से कौन जीत गया, अपना हैदर अली जीत गया, ठीक है। और अंग्रेज हार गए, ठीक है। और अंग्रेज़ों का उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हास्टिंग, ये बाद में आएंगे नाम थोड़े। वारेन हास्टिंग उनका एक तरह से गवर्नर जनरल, आगे नाम आएगा गवर्नर जनरल और वायसरॉय कौन थे अंग्रेजों में, मतलब अंग्रेजों का मुखिया वारेन हास्टिंग। पहले वाले में तो कोई गवर्नर जनरल ही नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, इसमें गवर्नर जनरल था। तो अब क्या हुआ बताइए, हैदर ने क्या किया, कैप्चर कर लिया आरकोट, जो पहले दिया था उसको कैप्चर कर लिया इस युद्ध के बाद। इस युद्ध के अंदर ही ये देखो युद्ध कितना 4-5 साल चला, 80 से 84 तक, 1780 से 1784 तक। इसी बीच में हैदर अली की डेथ हो गई, कैंसर से डेथ हुई थी वो इसकी, ठीक है। तो ये इसके अंग्रेज, पर इसका बेटा भी बहुत साफ था टीपू, और लड़ाई लड़ी इसने, जो बची लड़ाई लड़ी और उसके बाद में जीत गए, टोटल मिला के हैदर अली की फोर्स जीत गई, ठीक है। फिर से ट्रीटी हुई मैंगलोर की, पहले कौन सी हुई थी, मद्रास की, इस बार कौन सी हुई, मैंगलोर की। और इसमें दोनों पार्टियों ने बोला कि भाई ठीक है, अब माफ़ करो भाई एक दूसरे को, और हम लोग जो जो जिसने जो जीता है वो हम वापस से देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो इन्होंने वापस से दे दिया, ठीक है, ओके। और 1 मिनट में, थोड़ी सी 1 मिनट के लिए फ़ोन आया, मैं उठा के बात करता हूँ, नहीं 1 सेकंड। हेलो, हाँ हाँ हाँ, सुनील सुनील बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल बढ़िया हूँ, बताओ। हाँ 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 हाँ, राइट। सुनील, अच्छा सुनो ना, मैं आधे घंटे में बात करूँ क्या, एक क्लास चल रही है मेरा, ठीक, ओके ओके, थैंक यू, ओके राइट, है ना, ठीक है। वो मैंने थोड़ा बंद किया था एक बार, है ना, एक फ़ोन आ गया था थोड़ा ज़रूरी, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दूसरी वार के बाद में, वार के बाद में कौन सी ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और बोला कि जो एरिया जिसने ले लिया उसको वापस से हम लोग देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो 2 लड़ाइयाँ हो गई हैदर अली के सामने, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार और सेकंड एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। समझ में आ गई। मेन रीज़न क्या थे, अंग्रेज़ों के अपने रीजन थे कि वो अपने भारत में पूरा कब्जा करना चाहते थे, उनके बीच में अर्जन था, कौन, मैसूर का किंगडम। मैसूर क्या करता था, दूसरे राज्यों पर कब्जा करता था, वो लोग रोते रोते किसके पास चले जाते थे, अंग्रेज़ों के पास में। और मैसूर के जो हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान भी फ्रेंच के थोड़ा करीब था,
तो ये चीज़ अंग्रेज़ों को खटकती थी और यही रीज़न दोनों युद्धों के बने और आगे आने वाले दोनों के भी यही कारण रहेंगे। ठीक है, टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार कोई ना कोई टीपू सुल्तान के बारे में। काफ़ी एबल लीडर थे, देखो मूछे वगैरह। ठीक है, तो ये टीपू सुल्तान थे मैसूर किंगडम के नए राजा। ठीक है, हैदर अली के बेटे। इन्होंने क्या क्या नई नई चीज़ें की हैं इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। नया कैलेंडर लाए, ठीक है, नया स्केल लाया वेट्स एंड मेजर्स का। ठीक है, मतलब वेट मतलब जो अपन तोलते हैं ना, जैसे पाव भर, आधा आधा किलो, इस तरह से इसने नया इंट्रोड्यूस किया। और नया सिस्टम ऑफ कॉइनेज, नए कॉइन स्टार्ट किए। ठीक है, जैसे 1 रुपया 2 रुपया हम लोग आज चलाते हैं, उस तरह से उसने अपने नए कॉइन स्टार्ट किए। बहुत इंटरेस्टेड था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ना, कोई पढ़ सकता है तो। फ्रेंच में क्या था, फ्रांस में भी क्या था, राजा महाराजाओं का राज्य था, है ना। और राजा महाराजाओं के राज्य होने की वजह से क्या था, वहाँ पे लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब थी। वहाँ के वर्किंग क्लास ने, वहाँ पे काम करने वाले लोगों ने उन राजा महाराजाओं के खिलाफ रिवोल्यूशन मतलब क्रांति ला दी और वहाँ का राजपाट को हटा के और वहाँ पे जनता का राज्य स्थापित किया। इसमें ये टीपू सुल्तान बहुत इंटरेस्टेड था इस चीज़ में। तो इसने क्या किया, उनको सपोर्ट करने के लिए एक सिंबॉलिक एक ट्री लगाया जिसका नाम है ट्री ऑफ लिबर्टी। श्रीरंगापट्टनम इसकी कैपिटल थी, वहीं पे लगाया। ठीक है, मतलब एक ट्री, पेड़ लगाया बस, कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, इसके सपोर्ट में मैं एक पेड़ लगा रहा हूँ। उसका नाम दिया ट्री ऑफ लिबर्टी, मतलब आज़ादी का पेड़। ठीक है, और एक जैकोबियन क्लब चलता था फ्रांस में, उसका ये मेंबर बन गया। जैकोबियन क्लब क्या होता था, वो भी इन्हीं सब चीज़ों पे बात करता था कि भाई सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, समथिंग समथिंग, फ्यूडलिज्म को ख़त्म करना, इस तरह की चीज़ें थी। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्टे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट मेंबर था, उसने खुद ने टीपू सुल्तान से बोला था कि आप मेरे साथ मिल जाओ। नेपोलियन बोनापार्टे का नाम बहुत बड़ा नाम है, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े योद्धाओं में गिना जाता है, फ्रांस का बंदा। ठीक है, और इसको टीपू सुल्तान ने को बोला था कि हम लोग ब्रिटिशर्स को हरा के भगा देंगे, आप हमारे साथ में मिल जाओ। जैसे ही सब कुछ हुआ, अंग्रेज़ों की हालत टाइट हो गई। बोले नेपोलियन अगर इंडिया में आ गया और इसने टीपू सुल्तान ने उसका सपोर्ट कर दिया तो हम लोग ख़त्म हो गए। तो अंग्रेज़ों ने, ये 2 बार हो गई थी ख़त्म, फिर अंग्रेज़ों का दिमाग ठनक गया कि यार अब क्या करें, अब नेपोलियन आ गया इंडिया में फ्रांस का, क्योंकि फ्रांस के तो पहले से नज़दीक थे और नेपोलियन बोनापार्टे उनका सबसे सुप्रीम कमांडर था। अगर वो इंडिया आ जाता है तो ब्रिटिशर्स की कहानी वहीं पे ख़त्म। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने फिर से लड़ाइयाँ लड़ने लगी और 2 लड़ाइयाँ और आगे लड़ी। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इसने नेवी भी इस्टेब्लिश की, एक अच्छी नेवी इस्टेब्लिश की। पहले पापा ने इसकी कर दी थी, फादर ने, उसी फुट स्टेप्स पे जाके एक नेवी को एक्सपेंड किया। उसके नीचे कॉपर के बॉटम्स लगाए, जिससे कि शिप्स क्या होते थे, लकड़ी के होते थे, वो गल जाते थे पानी में, तो या लोहे के होते थे तो भी ज़्यादा गलते हैं, तो कॉपर लगाने से उसकी लाइफ बढ़ती है। ठीक है, और ये चीज़ देखो इम्पोर्टेंट, इसने क्या किया, मैसूर सिल्क को स्टार्ट किया। वहाँ पे सिल्क की खेती वगैरह ज़्यादा स्टार्ट कर दी और उसको काफ़ी पॉपुलर किया मैसूर सिल्क को। आपको पहले मैंने शायद बताया, बेंगलोर इज़ फेमस फॉर द सिल्क। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा सिल्क होता है, फर्स्ट रैंक है कर्नाटका का। तो कर्नाटका के अंदर ही मैसूर है और कर्नाटका के अंदर ही बेंगलोर है। तो ये इसी की देन है स्टार्टिंग। इसने जो इसके पापा ने स्टार्ट किया था नेवी, उसको बढ़ाया। मैसूर रॉकेट या मिसाइल्स को भी इसने और अच्छा किया। लगभग 2 किलोमीटर दूर तक इसके रॉकेट्स मार सकते थे। ठीक है, और यही रॉकेट जब ये ख़त्म हो गया टीपू सुल्तान, तो यही रॉकेट ब्रिटिशर्स ने नेपोलियन के खिलाफ, जब नेपोलियन आया तो उसके खिलाफ जहाँ पे युद्ध लड़ा वहाँ पे यूज़ किया, इसी के रॉकेट, इसी के दोस्त के खिलाफ। ठीक है, ये रॉकेट चलाते कैसे हैं, क्या क्या करना पड़ता है, इन सब को इसने एक बुक में लिखा, जिस बुक का नाम था फातुल मुजाहिदीन। ठीक है, फातुल मुजाहिदीन। ठीक है, ओके। फाइनली 1799 में ये मर गया। ये चौथी बैटल थी जब एंग्लो मैसूर वार की, उसमें इसकी डेथ हो गई। इसके लाल बाग गुम्बज श्रीरंगापट्टनम में एक जगह है, वहाँ पे इसका टॉम्ब बनाया गया। मतलब मरने के बाद उस स्थान को जैसे बना देते हैं, जैसे ताजमहल एक टॉम्ब है। ठीक है, मरने में जो ट्रेटर था, ट्रेटर मतलब गद्दार, वो मीर
सादिक था। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरह से इसने अंग्रेज़ों का साथ दिया इन सब चीज़ों में, ठीक है। टोटल में आके इसको वापस से थोड़ा देख लेते हैं। 2 बार हो गई हैदर अली के सामने, टीपू सुल्तान उसका बेटा बन गया। दोनों अंग्रेज और टीपू सुल्तान थोड़े सालों तक ठीक ठाक रहे कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, टीपू सुल्तान और इनकी तो सबकी आदत ही थी मैसूर वालों की कि अब चलो अटैक करते हैं, कुछ अपना राज्य बढ़ाते हैं। और नेपोलियन बोनापार्टे का भी उस टाइम पे टाइम चल रहा था कि वो भी पूरे विश्व विजेता बनना चाहता था। तो इस चक्कर में क्या हुआ, उसका सपोर्ट भी देने लग गए और इसने अटैक कर दिया, टीपू सुल्तान ने अटैक कर दिया त्रवणकोर पे। त्रवणकोर आपको दिखाया था मैंने नीचे की तरफ, ये वाला त्रवणकोर। तो मैसूर ने किस पे अटैक कर दिया, इस पे अटैक कर दिया। और ये किसका सपोर्टर था, किसका साथी था, ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स को आ गया गुस्सा, वो बोले भैया ऐसे कैसे अटैक कर दिया हमारे वाले दोस्त पे। सेकेंड वाले युद्ध में किस पे, माहे पे अटैक किया था, वो किसका दोस्त था, मैसूर का, फ्रेंच का। और इस बार मैसूर ने अटैक कर दिया इनके दोस्त पे। तो थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट हुआ, ठीक है। अंग्रेजों और मैसूर के राजा के बीच में फिर से वार हो गया। तीसरा वार हुआ और सेम इसी तरह से चौथा वार हुआ, ठीक है। तीसरा वार किस किस के बीच में हुआ, हैदर अली की तो डेथ हो चुकी, तो उसके बेटे टीपू सुल्तान में। और फिर से देखो ब्रिटिशर्स के साथ में कौन आ गए, मराठा और निजाम ऑफ हैदराबाद। दूसरे युद्ध में इन्होंने इसका साथ दिया था ऊपर वाले का, टीपू सुल्तान के पापा का। इस बार ये वापस से ब्रिटिशर्स के साथ चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि राजा एक साथ थे ही नहीं कभी। अगर साथ में होते तो कभी कुछ होता ही नहीं, हम लोग आराम से कभी इनके अंग्रेजों के अंडर नहीं आते। बट क्या करें, आपस में इनमें इतनी फूट थी, ठीक है। तो चलो इन्होंने फिर से इनका साथ दे दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ। ये भी 3 साल तक चला, 90 से 92 तक, ठीक है। हुआ क्यों, वार कैसे स्टार्ट हुआ, नेपोलियन बोनापार्टे या फ्रेंच के बहुत करीब पहुंच गया था टीपू सुल्तान, और उनका साथ देता था, या उनके दोस्त भी बन गए थे, उसके अच्छे खासे दोस्त बन गए थे वो। और उन्होंने जो एलाई था ब्रिटिशर्स का, त्रवणकोर, उस पर अटैक कर दिया था टीपू सुल्तान ने। और ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल, अंग्रेजों के मुखिया कौन था, चार्ल्स कॉर्नवालिस। इसको गुस्सा आ गया या जो भी है, अपने इंटरेस्ट के लिए इसने अटैक कर दिया मैसूर पे, और इनके अंदर तीसरी वार स्टार्ट हो गई। वार ख़त्म हुई 3 साल बाद में, और ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगापट्टनम, ठीक है, श्रीरंगापट्टनम, ठीक है, श्रीरंगापट्टनम में, ठीक है, ओके। उसके बाद में इसमें क्या हुआ, अब ये वार कौन जीता, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, ये वार कौन जीता, ब्रिटिशर्स। तीसरा युद्ध था। जब ये तीसरा युद्ध जीत गए, तो अब ब्रिटिशर्स ने, देखो इससे पहले तक ब्रिटिशर्स ने, देखो कितने चालाक लोग थे ना, जब भी ट्रीटी हुई तो ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगा देते, बस बोलते थे जो हमने लड़ाई में जीता एक दूसरे की भूमि, वो हम वापस से रिटर्न कर देते हैं। पर जब ये जीते तो इन्होंने देखो ट्रीटी कितनी खतरनाक की। टीपू सुल्तान को बोला कि आधा राज्य हमको दो और 3 करोड़ रुपए भी आपको देने, आपने युद्ध लड़ाया, हमको बहुत नुकसान हुआ, उसके लिए 3 करोड़ रुपए। उस टाइम पे बहुत कुछ होता था, 3 करोड़ रुपए, देखो कितने खतरनाक लोग थे। इसके बाद में टीपू सुल्तान की थोड़ी सी रेपुटेशन कम हुई, है ना। और उसके बाद में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने, और वापस से 7 साल बाद में अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई अब फिर से क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने क्या किया कि अब क्या करें, वापस से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अपने पुराना राज्य, आधा राज्य दे दिया, उसको वापस से लेके आना है मेरे को कैसे भी करके। तो इसने क्या किया, वापस से फ्रेंच के बहुत क्लोज आया कि भाई आप हमारी मदद करो। नेपोलियन सामने आ ही रहा था, उसने अपनी मदद का हाथ भी बढ़ाया टीपू सुल्तान की तरफ। और इससे अंग्रेज़ों का जो गवर्नर जनरल था रिचर्ड वेलेस्ली, उसने सोचा ये तो खतरनाक, अब तो थ्रेट बन गया, ये तो फाइनल, अगर नेपोलियन यहाँ पे आ गया तो ख़त्म हमारा खेल। तो इसने फिर अटैक कर दिया। और कौन सी वार हुई, एंग्लो मैसूर वार, 4th फाइनल। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश और निजाम ऑफ हैदराबादी था इस बार इनके साथ में, और जीता कौन, ब्रिटिशर्स, फाइनल। और इस वार के अंदर ही कौन मर गए, टीपू सुल्तान जी मर गए। और कहाँ पर, श्रीरंगापट्टनम में अपने फोर्ट को, अपने किले को बचाते बचाते इनकी डेथ हो गई। और क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या किया, अब अंग्रेज़ क्या करते थे, डायरेक्ट रूल नहीं करते थे हर जगह, वो क्या करते थे, अपने चमचे बैठा देते थे कि तुम रूल करो, हम ही हैं राजा, तो अपना एक आदमी रख देते थे और हम ही राजा हैं,
हम आपके ऊपर राजा हैं, आप राजा रहोगे, हम आपके भी ऊपर है। तो इन्होंने क्या किया, जो वोडियार डायनेस्टी ख़त्म हुई थी, वडियार वोडियार एक ही चीज़ है, जो जिसको हरा के हैदर अली राजा बना था, उसी का 1 साल का बच्चा था, मतलब उन्हीं का पोता वगैरह होगा, जो पहले वाले राजा थे, उसका नाम कृष्णा राय वडियार 3 था आई थिंक। तो उसको 1 साल वाले को बना दिया, बोले तुम अब यहाँ पे राज करो, हम मतलब तुम सिंबॉलिक होगे, हम असली में राज करेंगे, ठीक है। उसको वापस से बना दिया और उसको अपनी सब्सिडरी अलायंस के अंदर ले लिया। सब्सिडरी अलायंस इससे पहले किसने एक्सेप्ट की थी? निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने, सबसे पहले पूरे इंडिया में। फिर इसके बाद में वडियार को बैठाया और बोला कि अब हम अपनी आर्मी भी रखेंगे यहाँ पे, हमारा बंदा भी आपके कोर्ट में रहेगा, और सब कुछ आप हमारे अंडर ही रहोगे, हमसे पूछे बिना कोई चीज़ नहीं करोगे, बस आप राजा रहोगे कहने के मात्र के, ठीक है। तो ये फाइनल हुआ। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ कुछ कहानियाँ चलती रहती है, अभी भी बहुत कंट्रोवर्सी चलती थी। कहते हैं कि अब टीपू सुल्तान का क्या था कि जो डेथ हुई थी उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान का क्या था कि जो लास्ट किला था श्रृंगापट्टनम में, तो उसमें क्या था कि वो काफ़ी अभेद्य किला था, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग किला था, और अंग्रेज परेशान हो गए थे उसमें। बहुत से लोग अंग्रेजों के मर गए थे, टीपू सुल्तान ने लगभग 4500 लोगों को मार दिया था, कुछ ही लोग बचे थे लास्ट तक आते आते। तो क्या हुआ था कि वो बहुत खतन बहुत मतलब अब क्या हुआ कि इनके अंडर में क्या था कि एक जने ने और इसके साथ में भी कुछ लोग, मीर सादिक, इसने क्या, ये गद्दार निकला टीपू सुल्तान का, मतलब ये वो था, कमांडर था एक तरह से आर्मी का। इसने क्या कर दिया, अंग्रेजों का साथ दे दिया। अंग्रेजों ने बोला था तो को राजा बना देंगे, पर तेरे को राजा बना देंगे तो हमारा साथ दे। तो इसने क्या, टीपू सुल्तान के साथ गद्दारी कर दी। कैसे कर दी? इन लोग, इसने और अपने साथियों के साथ क्या किया, तोप तोप लगा रखी थी इसने श्रृंगापट्टनम के किले के ऊपर, तोप। तो अंग्रेज आते थे तो तोप से उड़ा देते थे। तो इसने क्या कर दिया कि भाई जो भी तोपों पे बैठे थे उनको एक तो गोले में बारूद देना बंद कर दिया, फर्जी गोले देना स्टार्ट कर दिया, उससे तो कोई मरेगा नहीं। सेकंड चीज इसने क्या किया कि उस टाइम पे जब अंग्रेज अटैक कर रहे थे तो वो आते थे तो उनको मार देते थे ये लोग दूर से। तो क्या कर दिया, उनके जो भी तोपों पे लोग थे उनको बोला कि तुम्हारे को अभी तुम्हारी जैसे वो होते हैं ना भाई, सैलरी सैलरी मिल रही है, सब आ जाओ जल्दी जल्दी। और सैलरी के चक्कर में सबको बुलाया गया और सबने अपनी अपनी तोपें छोड़ के चले गए उस सैलरी के चक्कर में। और उसी ड्यूरेशन में अंग्रेज अंदर घुस गए। एक वाटर गेट था इसमें, वाटर गेट मतलब सबसे कमज़ोर इलाका जहाँ से घुसने का था, वाटर गेट के नाम से फेमस था श्रृंगापट्टनम में, जहाँ पे जनता को पानी सप्लाई किया जाता था। वहाँ से अंग्रेज अंदर घुस गए। उसके बाद में क्या था कि जो बाहर के कोर्टयार्ड में जब अंग्रेज घुस गए तो टीपू सुल्तान ने देखा कि अंग्रेज तो अंदर आ गए, तो टीपू सुल्तान खुद जाके वहाँ पे लड़ने लगा, बहुत अंग्रेज़ों को भी मारा बताते हैं। और उसकी तलवार बहुत भारी तलवार और बहुत स्ट्रॉन्ग तलवार बताते हैं। और उसके बाद में क्या हुआ, वो जो ये था ट्रेटर मीर सादिक, इसने बोला कि भाई अब अंग्रेज अंदर आ गए, तो इसने क्या किया, दरवाज़ा बंद करवाने की कोशिश की कि अंदर वाला दरवाज़ा बंद कर दो, जिससे टीपू सुल्तान वो बाहर के कोर्टयार्ड में रह जाए और बाहर के बरामदे में और मर जाए वहाँ पे। फिर किसी ने जो टीपू सुल्तान का मतलब लोयल था, उसने क्या किया, मीर सादिक को मार दिया, ठीक है, कि भाई तू भी जा, ख़त्म तेरा खेल। तो ठीक है, पर टीपू सुल्तान इतने लोगों के बीच में फंस गया था और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। टीपू सुल्तान के बारे में दो चीज़ें चलती हैं। एक लोग बोलते हैं कि जैसे कर्नाटका में अभी येदुरप्पा की गवर्नमेंट है, तो उसने बोला था कि टीपू सुल्तान के बारे में जो भी हिस्ट्री है हम लोग उसको चेंज करेंगे। टीपू सुल्तान को बहुत हीरो की तरह बताया जाता है, पर वो हीरो नहीं था उसके येदुरप्पा के अकॉर्डिंग। तो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला कि नहीं, टीपू सुल्तान एक मुस्लिम लीडर था और उसने बहुत हिंदुओं की को मारा था, समथिंग समथिंग ऐसी कहानियाँ चलती हैं। दूसरे लोग बोलते हैं कि वो नहीं, वो तो बहुत मतलब बेनिवलेंट था, बहुत लोगों की मदद करता था, हर रिलीजन को बराबर प्यार करता था, ऐसी चीज़ें चलती हैं। जब वो लास्ट बार मरा था तो उसकी अंगूठी लेके चले गए थे, अंगूठी और तलवार लेके चले गए थे अंग्रेज। उसकी अंगूठी पे राम लिखा हुआ था, है ना, तो वो म्यूज़ियम में रखी है। तो बोलते हैं कि हाँ भाई वो सारे रिलीजन को बराबर मानता था। ऐसे कई कहानियाँ चलती हैं, आप उसके बारे में डिटेल में तो हिस्ट्री में पढ़ने से पता चलेगा। फिर उसकी तलवार है, तलवार के बाद वो म्यूज़ियम में रखी गई थी, उसकी नीलामी हुई। और तलवार को किसने ख़रीदा था थोड़े साल पहले? विजय माल्या ने, ठीक है, टीपू सुल्तान की तलवार, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी थोड़ी मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपकी जनरल नॉलेज के लिए। निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, इसके बारे में अब डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन थे ये? असफ जाह,
वन जो आदमी था वो वायसराय था मुगल एम्पायर का। 1707 में डेथ हो गई औरंगजेब की। उसने बोला कि भैया मैं अब इंडिपेंडेंट हो गया। औरंगजेब था जब तक डरता था, बाद में अपना इंडिपेंडेंट कर लिया और निज़ाम ऑफ हैदराबाद अपना नाम बना लिया। ये सबसे पहला स्टेट था, प्रिंसली स्टेट, जहाँ राज करते हैं उसको प्रिंसली स्टेट कहते हैं, जिसने अंग्रेज़ों की सब्सिडरी अलायंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट किया और हमेशा लॉयल रहा अंग्रेज़ों के। ठीक है। असफ जहाँ, तो यहाँ से असफ जाही किंगडम की भी स्टार्ट हुई। असफ जाही किंगडम बोलते हैं इसको। ठीक है, डायनेस्टी किंगडम ऐसे बोलते हैं। तो आपको ये चार चार चीज़ों के 5 पावर्स बताई थी, 4 पावर ख़त्म हो गई। मुग़ल पहले हो चुके, मराठा भी कल की क्लास में हो गए थे। आज हमने निज़ाम के बारे में पढ़ लिया। निज़ाम के बारे में इतना नहीं था, बस वो तो कि भाई उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया निज़ाम ने। मैसूर ने सरेंडर नहीं किया और उन्होंने 4 लड़ाइयाँ लड़ी। हर लड़ाई के बाद में एक ट्रीटी होती है। लास्ट वाली लड़ाई के बाद में कोई ट्रीटी नहीं है। आप देख सकते हैं क्यों ट्रीटी होगी, जब टीपू सुल्तान मर ही गया, अंग्रेज़ों ने राज ही स्टार्ट कर दिया, तो संधि किसके साथ करेंगे। तो इस तरह से 3 ट्रीटियाँ हुई, तीनों के बाद में उसका नाम पता होना चाहिए। पहला मद्रास, दूसरा मैंगलोर, तीसरा ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। ठीक है, ये मैं जितना हिस्ट्री आपको बता सकता था उतनी मैंने बता दी इनके पीछे। इसके साथ में ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब लास्ट वाला बचता है, कौन सा वाला, कि नवाब ऑफ लखनऊ और नवाब ऑफ कोलकाता, उनके साथ में अंग्रेज़ों ने उनको कैसे सेटल किया। ये 5 पावर सेटल होने के बाद में अंग्रेज़ों का एक छत्र राज हो गया इंडिया पे और वो पूरा रूल करने लगे। उसके बाद में अपनी कहानी स्टार्ट होती है। ये सब स्टार्ट करेंगे, फिर किस तरह से गांधी जी आए, किस तरह से बाल गंगाधर तिलक आए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा मेरे को लगता है कि थोड़ा हेक्टिक भी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा ऐसी चीज़ें जिसमें याद भी करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कल की क्लास होगी, कल और फिर परसों और परसों रोज़ की 2 दिन की छुट्टी दे दूँगा। तो आप लोग अच्छे से उसको रीड कर लीजिए पुराने वाले चीज़ों को। ठीक है, आपको एक असाइनमेंट भी मिला है गूगल क्लास में, छोटा सा असाइनमेंट है, इजी सा, हम लोग पढ़ भी चुके उसके बारे में। आप लोग उसको करके कल 5 बजे तक जमा करा देना।